नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 22 सितंबर 2021 की। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के आपका पेपर हो रहे हैं। तो इससे पहले जो पेपर हुआ था साइड में आई बटन में पिछला वाला, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, समावेशी शिक्षा वाला। आज हम देखेंगे तृतीय प्रश्न पत्र जो विज्ञान का हुआ है उसका सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो हमने एक वीडियो में पूरा कोर्स कराया था उसमें से लगभग सारी चीजें आपको पेपर में देखने को मिली। मात्र उस एक वीडियो से आपको सारी चीजें देखने को मिली है। मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट भी अवश्य दिखाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, 5 बहुविकल्पी आते हैं कि कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की जो मशीन होती है उनमें उपयोग की जाती है। तो कौन सी की जाती है? इन चारों ऑप्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है। सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, दाब का एमकेएस मात्रक, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सितंबर 2021 साइंस मैराथन मैंने कराई थी। एक वीडियो में पूरा कोर्स कराया था, बालाजी स्ट्रेट, आप देख भी सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सबसे लास्ट में एक ना एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, हमने पूछा ही यही क्वेश्चन था, दाब का मात्रक क्या होता है। और यही प्रश्न यहाँ भी देखिए पूछा गया, दाब का एमकेएस मात्रक। तो आंसर क्या था आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो लास्ट में क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर सभी लोग बताया करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य की आंत में जो है वो एक परजीवी के रूप में पाया जाता है और जो पेचिस रोग जो है वो उत्पन्न करता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सेकंड वाला ऑप्शन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बिल्कुल सही होगा, जिससे पेचिस रोग आपका होता है। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि जो बाह्य कर्ण होते हैं वो किसके बने होते हैं। चौथा प्रश्न आपका है कि जो बाह्य कर्ण है वो किसके जो है वो बने होते हैं। अस्थि, उपास्थि, उरोस्थि या इनमें से कोई नहीं, तो उपास्थि आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट बहुविकल्पी आपका है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, कि जो नवीकरणीय संपदा है वो आपको इसमें बताना है कौन सी है। मृदा है, कोयला है, पेट्रोल है या फिर प्राकृतिक गैस है। प्रश्न आपका नवीकरणीय संपदा जो है वो पूछा गया था, मृदा, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। आंसर की बात करते हैं तो आपका मृदा यहाँ पर सही हो जाएगा। मृदा के बारे में आप ये कह सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन तो है, पर एक और पॉइंट, अगर आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा है कि नवीकरणीय के संसाधन में मृदा हो गया, जल हो गया, वन हो गया, ये इस प्रकार के स्रोत में आते हैं कि अगर इनका सही तरीके से यूज ना किया जाए तो इनका जो भंडार है वो प्रभावित हो सकता है। क्योंकि नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो पुनः आप कह सकते हैं शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, फिर से आप उनका यूज कर सकें। इनका स्रोत असीमित है, तो मृदा ये सब आते हैं, पर अगर इनका सही तरीके से यूज ना किया जाए, ये तीन नाम है, मृदा, जल और वन, तो ये आगे चलकर आपको सीमित भंडार इनके देखने को मिल सकते हैं। पर अभी आपका नवीकरणीय स्रोत संपदा में ही आता है, और बाकी सभी अनवीकरणीय जो अन्य ऑप्शन है। चलिए पढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका है अति लघु का कि कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपर रूप का नाम बताएं और उसकी संरचना भी समझाएं। तो ये फास्ट रिवीजन जो एक वीडियो में पूरा कोर्स हमने कराया था उसके सभी स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगा। तो उसमें ये देखिए, कार्बन है, मैंने पढ़ाया था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में देखिए ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा। अक्रिस्टलीय में देखिए लकड़ी का कोयला, जंतु चारकोल, सुगर लैंप, ब्लैक, ये सारी चीजें उसी पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियो में हमने बताई थी। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टलीय अपर रूप पूछा गया है, तो कार्बन का इन तीनों में से कोई भी आप एक लिख सकते थे, जैसे कि ग्रेफाइट, और उसकी संरचना भी बना सकते थे या संरचना केवल समझा सकते थे। अगला पूछा गया था, शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या प्रभाव परिलक्षित होता है। तो ये प्रश्न जो शरीर में इंसुलिन की कमी के होने पर वाला है, ये भी हमने आपको पढ़ाया था, ये भी स्क्रीनशॉट देखिए। तो मधुमेह रोग आपका यहाँ पर इंसुलिन की, तो मधुमेह रोग आपका जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं, उसके बारे में बताया था, कितने mg/ml होता है, सारी जानकारी इसके बारे में दी थी। तो आप लिख सकते हैं कि इंसुलिन की जो कमी है उस पर यह प्रभाव पड़ता है कि आपको मधुमेह रोग या जिसको डायबिटीज कहते हैं वो देखने को मिलता है। और मैंने बताया भी था कि यदि आपको याद होगा कि जब इंसुलिन की शरीर में कमी होती है तो शुगर या जो स्टार्च है वो आपका खून में जमा होने लगता है, और यही आपके डायबिटीज का कारण भी बनता है। अगला 8वां प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक जो है वो वायुमंडल का जो है वो विस्तार है। तो इसमें आप देखेंगे तो वायुमंडल का विस्तार का ऊंचाई पूछी गई है, और वायुमंडल में सभी प्रकार की परतें आ जाती है, तो उनका अलग अलग जो किलोमीटर है वो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। वायुमंडल का ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे कि ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है।
और ये जो परत होती है वो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे अवशोषित कर लेती है और जो मनुष्य है वहां तक सूर्य की पराबैंगनी किरणें वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये सारी चीजें आप इनमें पॉइंट के आधार पर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग जो है वो क्यों किया जाता है। तो इसका रीजन ये होता है कि इसमें यानी जो पारा है इसमें ऊष्मा के कारण प्रसार एक समान होता है और अधिक होता है और साथ ही जो ऊष्मा का ये है एक अच्छा चालक भी होता है और ये एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। कांच की जो नली है उसके साथ भी नहीं चिपकता है। तो ये भी रीजन होता है कि तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था 10वां नंबर आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये भी मैंने आपको बताया था। स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखाते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित। ये है आपका, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कभी कमी जो होती है उसका हमें आभार होता है। जो भार में ये आभासी कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। क्लियर तरीके से मैंने बताया था। देखिए एज इट इज वही जो है यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था लास्ट कि जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो बेसिक सा प्रश्न आप लिख सकते थे। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं तो आपके पेपर में ये मैंने कराया था जो एक वीडियो में पूरा कोर्स। इसमें देखिए मैंने चित्र पूरा आपको बताया था, कहा था ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है डीएलएड के 3 नवंबर 2020 के पेपर में उत्सर्जित तंत्र का चित्र। देखिए वही सारी चीजें आपके पेपर में पूछी गई हैं। तो अगर ये आप एक सिंगल वीडियो देख के गए होंगे, अब जितने लोगों ने ये 4.4 के व्यूज हैं तो जितने लोगों ने देखा होगा वो तो आसानी से बनाकर ले गए होंगे और जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उन्होंने। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा क्योंकि पर्टिकुलर चित्र भी आपके पेपर में पूछ लिया गया जो मैंने कराया। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था जापानी मस्तिष्क ज्वर किस कारण से होता है और इस रोग के लक्षण और बचाव। इसी को जापानी एन्सेफलाइटिस भी कहते हैं। ये संक्रमण जो होता है वो आप देखेंगे तो एशिया और पश्चिमी जो पैसिफिक है उसमें देखने को मिलता है। और इसमें अगर लक्षण की बात करें तो दिमाग में सूजन जो है वो आ जाती है। होता किससे है? तो ये जो ज्वर है ये आपका संक्रमित मच्छर से फैलने वाला जो विषाणु है उसके अंतर्गत आता है और ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। और ये लक्षण में दिमाग की सूजन के अलावा आप सिर दर्द के साथ बुखार भी लक्षण में लिख सकते थे। और जैसे कि गर्दन में अकड़न हो गया और घबराहट हो गया, इस टाइप के लक्षण भी इसमें देखने को मिलते हैं। और कभी कभी ऐठन जो है वो विशेष रूप से छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। और प्रश्न में उपाय भी पूछा गया था बचाव के या उपचार भी आप इसमें लिख सकते थे। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक एक टीका भी उपलब्ध है, वो इसके एक उपाय है। बाकी आप जो मच्छर से बचने के उपाय हैं वो भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि फुल कपड़े पहने, इस टाइप वाली जो नॉर्मल चीजें अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है। अगला देखते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न की प्राकृतिक जो संपदा है उसका अपव्यय मानव जाति के उत्तरजीविता के लिए खतरनाक है। तो थ्योरी आप लिख सकते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी मैंने आपको जो है वो कराया था। ये देखिए सारे स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए एक साथ आपके लिए रखे हैं। हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था और उसके अंतर्गत ये संतृप्त जो सा लिखा ये है आपका संतृप्त। इसके सारे रूल कैसे क्या ये स्ट्रक्चर बनता है और क्या एग्जाम्पल होता है। जो मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आपका उदाहरण है। इसी प्रकार आपको असंतृप्त भी मैंने बताया था, जो ये आ लिखा है ये असंतृप्त है जिसमें एथिलीन आपका जो है वो आता है। ये तो हो गया जो आपके प्रश्न में मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। होता क्या है दोनों में डिफरेंस, तो वहां थ्योरी मैंने बताई थी, यहाँ पर भी एक बार बता देते हैं। तो जो संतृप्त होता है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन जो है उनकी चारों संयोजकताएं एकल बांध यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा पूरी होती हैं, वो आपकी संतृप्त में आती हैं। और जो असंतृप्त होता है इसमें द्विबंध या फिर त्रिबंध देखने को मिलता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दोनों के बता दिए, जैसे इसमें एथिलीन था उसमें जो है वो आपका दूसरा था। अगला 16 नंबर पूछा गया था कि बच्चों में होने वाले डायबिटीज को क्या कहते हैं। अच्छा इसी में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था ऊपर कि मेथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है। तो दलदली भूमि से निकलने वाली गैस है ये आपकी, और इसमें उपस्थित या डायरेक्ट ये कह सकते हैं दलदली भूमि से निकली गैस जो होती है और इसी कारण इसे जो है वो मार्स गैस कहते हैं। जो मीथेन गैस होती है आपकी, ये गैस जो है आपकी
दलदली भागों में पाई जाती है और इसी कारण इसे मार्स गैस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं ना उनके गलने सड़ने के स्थान पर पाई जाती है। और जो कोयले की खान होती है उससे जो निकलने वाली गैस होती है उसमें जो मीथेन गैस है वो लगभग 40% तक आपकी होती है, जिसके कारण इसमें आग भी लग जाती है। तो इसे फायर डैम्प के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगला 16 नंबर पूछा गया था बच्चों में होने वाले डायबिटीज कहते क्या है, लक्षण इसके, तो इसके बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको दिखाया था कि जो मधुमेह आपका डायबिटीज होता है उसके मुख्यतः दो टाइप होते हैं, एक डायबिटीज मेलिटस और एक होता है इंसिपिडस। तो जो मेलिटस होता है वो बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है और इंसिपिडस बहुत कम मात्रा में। तो बहुत अधिक मात्रा में जो देखने को मिलता है यही आपका बच्चों में होने वाले डायबिटीज के अंतर्गत भी आता है, पर एग्जैक्ट नहीं आता है क्योंकि जो मेलिटस है आपका इसके भी बहुत टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसके अंतर्गत जो टाइप है उसमें आपका, आप चाहें तो टाइप लिख सकते थे या डायरेक्ट मेलिटस भी लिख सकते थे। और इसके लक्षण जो पूछे गए हैं वो आप जो बेसिक डायबिटीज के लक्षण होते हैं, बहुत प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, भूख बढ़ जाना, धुंधला दिखाई देना, वजन घटना, इस टाइप के जो लक्षण है वो सब आप इसमें लिख सकते थे। अगला थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, जैव या भौतिक पर्यावरण के घटक, ये आप लिख सकते थे। और इस वीडियो का लास्ट जो प्रश्न था, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ये भी आपको मैंने कराया था और एग्जैक्ट यही आपको मैं स्क्रीनशॉट ये भी दिखाता हूँ। तो लगभग मैंने यही चीज कही कि अगर एक वीडियो में पूरा कोर्स जो हमने कराया था अगर वो आप देख के गए, ये देखिए सारे उसी वीडियो के ही स्क्रीनशॉट हैं, अगर वो आप वीडियो देख के गए होंगे तो इसके बाहर से कहीं पेपर थोड़ा बहुत चीजें आई हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आया है, पर ये है कि लगभग 50% से 40% आपको पेपर देखने को मिला है। जैसे वो आप चित्र भी देख रहे हैं, ये देखिए अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, और यही क्वेश्चन में आपके दोनों में डिफरेंस पूछा गया था। तो आप आसानी से कर सकते थे कि इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, इसमें प्रतीत होती हैं, इसमें प्रतिबिंब को पर्दे पर बनाया जा सकता है, इसमें नहीं बनाया जा सकता, ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये हमेशा सीधा बनता है। उम्मीद करते हैं आपका अच्छा पेपर गया होगा। बाकी टोटल में से कितने आपके प्रश्न सही रहे वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।